अब हम पढ़ते हैं 12th का 11वां चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये पूरा चैप्टर प्रकाश विद्युत प्रभाव पर डिपेंड है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? धातु पृष्ठ से किसी भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाना। धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किस तरह होगा? धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है वो प्रकाश गिरा कर कराना है। जो उचित आवृत्ति का प्रकाश गिरेगा तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। इसमें हमें इस चीज का ध्यान रखना है, दहली आवृत्ति, दहली तरंगदैर्घ्य और कार्य फलन। दहली आवृत्ति यानी वह आवृत्ति, वह आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति जिससे उच्च आवृत्ति पर प्रकाश उत्सर्जित हो। यानी इससे अगर न्यून आवृत्ति अगर प्रकाश की होती है, आपतित प्रकाश की, तो हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इसी तरह है दहली तरंगदैर्घ्य यानी आवश्यक वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, यानी अधिकतम तरंगदैर्घ्य यानी इससे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होने पर हमारा प्रकाश इससे अधिकतम अगर तरंगदैर्घ्य है आपतित प्रकाश की तो हमारा फोटोन उत्सर्जित नहीं होगा, यानी हम जो प्रकाशिक धारा है वो उत्सर्जित नहीं होगी। ये इसे बोलते हैं दहली तरंगदैर्घ्य। और ये कार्यफलन, कार्यफलन यानी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, यानी कार्यफलन। अब जिस तरह ये हमारी कोई धातु है, अगर इस धातु में उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस पर प्रकाश अगर हम गिराएंगे तो प्रकाश गिराने पर जो प्रकाश में जो उपस्थित फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे और ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर सतह तक पहुंच जाएंगे। और सतह तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा हमारा कार्य फलन कहलाता है। यानी जो फोटोन आ रहे हैं इसके पास दहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति होनी चाहिए और इनकी जो तरंगदैर्घ्य है वह एक लिमिट है तरंगदैर्घ्य की, उससे कम तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए और इसे हमें दहली तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। और कार्य फलन यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु से धातु की पृष्ठ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, यानी जो इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसे हम कार्य फलन कहेंगे। इसी तरह हमें दहली आवृत्ति, दहली तरंगदैर्घ्य और कार्य फलन का हमें पता होना चाहिए। फिर इसमें आता है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हमारा 4 प्रकार का है। एक है तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा है क्षेत्र उत्सर्जन, तीसरा है प्रकाशिक उत्सर्जन और चौथा है द्वितीयक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन में हम धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराएंगे ताप द्वारा, यानी उसे हम ताप द्वारा एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, जिसे हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्षेत्र उत्सर्जन यानी किसी धातु पृष्ठ से हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसे एनर्जी मिलेगी और वह धातु पृष्ठ से उत्सर्जित होगा। तीसरा है हमारा प्रकाशिक उत्सर्जन यानी प्रकाश द्वारा, जिसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहते हैं। यानी प्रकाश जब धातु पृष्ठ पर गिराएंगे तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी पहुंचेगी और वो एनर्जी प्राप्त कर धातु पृष्ठ से बाहर निकलेगा, उसे बोलेंगे प्रकाशिक उत्सर्जन यानी उच्च आवृत्ति का प्रकाश द्वारा। चौथा है द्वितीयक उत्सर्जन यानी इसी में हम इलेक्ट्रॉन को आपतित करवाते हैं और इलेक्ट्रॉन द्वारा जो हम आपतित कराते हैं उसकी एनर्जी धातु पृष्ठ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पास स्थानांतरित हो जाती है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इसे हम बोलते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। इसके बाद है हमारा लेनार्ड व होलवॉक्स का प्रयोग, यानी जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना है, यानी जो हमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करवाना है उसके लिए हमें लेनार्ड व होलवॉक्स का एक प्रयोग है, उस पर हमें नजर रखनी है। लेनार्ड व होलवॉक्स के प्रयोग के अंदर क्या है कि हमें एक नलिका लेनी है और इसमें एक एनोड, एक कैथोड और एक एनोड लगाना है और इसे हम नीचे एक प्रीपथ से जोड़ेंगे, यानी एक जिसमें हम धारा, जो हमारी प्रकाशिक धारा है उसे एकत्रित कर सके। इसके लिए इसमें हम यहाँ एक ट्रांसपेरेंट यानी एक पारदर्शी कांच की नलिका, कांच रखते हैं जिसके अंदर से हम प्रकाश गिराते हैं और प्रकाश हम कैथोड पर गिराएंगे, जहां से कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बाद एनोड की तरफ, इसे हम बोलेंगे एनोड, एनोड की तरफ इसे बोलेंगे हम कैथोड। कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन गति करेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को हम संचित कर लेंगे और इस तरह पूरा परिपथ बना हुआ है जिसे हम इलेक्ट्रॉन को संचित कर सकते हैं, जो कि हमारी सोलर ऊर्जा, जो हमें सोलर प्लेट घरों में हम काम लेते हैं, यानी जो सूर्य से हमारे पास जो हम बैटरी के अंदर ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा एकत्रित करते हैं, लाइट जो हम घरों में काम लेते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें हम प्लेटों के ऊपर प्रकाश गिराया जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हमारे एनोड की तरफ आता है और एनोड से हमें तार के द्वारा एकत्रित कर लेते हैं, जहां नीचे हम बैटरी लगाई हुई होती है, जो घरों में हम बैटरी यूज लेते हैं वो इसी में काम आती है। तो ये होती है हमारा लेनार्ड व होलवॉक्स का प्रयोग है। अब इस पर इसके अनुसार हमारे 4 ग्राफ है।
इस पर 4 ग्राफ है, चारों ही इंपॉर्टेंट है। एक है प्रकाशिक धारा और तीव्रता के मध्य, यानी जो प्रकाशिक धारा है, प्रकाशिक धारा क्या है, ये जो धारा हमें मिल रही है इसे हम प्रकाशिक धारा बोल रहे हैं, जो हम घरों में काम लेते हैं। अब ये प्रकाशिक धारा तीव्रता के क्या है, समानुपाती है, यानी जो प्रकाश आपतित हो रहा है, जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी तीव्रता जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो हमारी प्रकाशिक धारा बढ़ेगी। इसमें एक कंडीशन है, वो है कि जो तीव्रता जब बढ़ाएंगे तो उसमें हमारी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, दहली आवृत्ति से ज्यादा। आवृत्ति क्या होनी चाहिए, दहली आवृत्ति से ज्यादा, तब ही हमारी जो तीव्रता है उसके समानुपाती होगा प्रकाशिक धारा। दूसरा हमारा जो ग्राफ है उसके अंदर हम तीव्रता तो अलग अलग करते हैं यानी बदलते हैं, और आवृत्ति है वो नियत रखते हैं। अगर हम आवृत्ति नियत रखते हैं तो प्रकाशिक धारा और एनोड विभव के मध्य ग्राफ है, जो कि हमें एनोड विभव है वो एक फिक्स पॉइंट पर मिलता है। इसमें जो आवृत्ति है वो सेम है लेकिन तीव्रता अलग अलग है। तो इसमें दिखाया गया है कि तीव्रता अलग अलग होने पर भी प्रकाशिक धारा के जो हमारा एनोड विभव है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहीं पर हम तीसरा ग्राफ देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारी तीव्रता एक नियत है और आवृत्ति अलग अलग है। तो आवृत्ति अलग अलग होने की वजह से हमें एनोड विभव भी अलग अलग मिलता है। इसका मतलब तीव्रता भले ही नियत हो, अगर आवृत्ति अलग अलग है तो एनोड विभव भी हमें अलग अलग मिलता है। अब हमें जो एनोड विभव हमें दिखाया गया है उस पर एक निरोधी विभव जो पॉइंट लिखा हुआ है, इस निरोधी विभव के बारे में पता होना चाहिए। निरोधी विभव क्या है कि इस एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव, यानी इस एनोड को दिया गया, अब एनोड एक पॉजिटिव होता है, इस पर धनात्मक विभव होता है। अब एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर कैथोड के ऋणात्मक विभव के बराबर हो, यानी जिस पर प्रकाशिक धारा शून्य हो जाए। यानी एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाशिक धारा शून्य हो जाए, हम निरोधी विभव कहलाता है, या निरोधी विभव उसे कह सकते हैं। तो इसके लिए निरोधी विभव अलग अलग है और इसके लिए निरोधी विभव एक पॉइंट पर है, सेम है, क्योंकि इनकी आवृत्ति सेम है और तीव्रता अलग अलग है। तो तीव्रता पर हमारा निरोधी विभव निर्भर नहीं कर रहा है और इस पर हमारी आवृत्ति अलग अलग होने की वजह से तीव्रता सेम है लेकिन आवृत्ति अलग अलग होने की वजह से जो हमारा एनोड विभव है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसलिए अलग अलग इसका मान आ रहा है। ये चारों जो ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है। चौथा जो ग्राफ है वो निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य है। आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ाई जाती है तो निरोधी विभव का मान बढ़ रहा है, यही बताया जा रहा है। इसके बाद है निष्कर्ष, यानी इन चारों ग्राफों से हमें जो निष्कर्ष मिलता है उस पर हमें देखना है। उसमें क्या है कि प्रकाशिक धारा, यानी जो प्रकाशिक धारा मिल रही है वो समानुपाती है आपतित प्रकाश की तीव्रता के। आपतित प्रकाश की तीव्रता, यानी जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाशिक धारा बढ़ेगी। इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है धातु पृष्ठ से बाहर निकलता है, जैसे हमने ये देखा था कि ये धातु पृष्ठ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है प्रकाश गिरने के बाद बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद ये जो गति करेगा तो इसके पास जो ऊर्जा होगी वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होगी। ये जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है कि हमें निरोधी विभव क्या होता है। एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाशिक धारा शून्य हो जाए, निरोधी विभव कहलाता है। फिर है दहली, इसमें है इसी की वजह से, इसी निष्कर्ष की वजह से हमें पता चला कि दहली आवृत्ति का भी अस्तित्व होता है और समय पश्चता नहीं होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यानी जो फोटोन यानी जो प्रकाश गिरेगा इलेक्ट्रॉन पर, तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है इसमें समय पश्चता नहीं होती। अब समय पश्चता यानी टाइम नहीं लगेगा, इसमें ये तात्क्षणिक होने वाली अभिक्रिया है। जैसे ही इस पर एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, उसके जस्ट सेकंड में ही ये बाहर निकल जाएगी, यानी इसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं लगता, इसे बोलते हैं समय पश्चता। तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में तरंग सिद्धांत की असफलता। अब तरंग सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए, लेकिन हमारी जो प्रकाश विद्युत प्रभाव से हमें जो निष्कर्ष निकले हैं उसमें हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरी जो इसमें असफलता बची है वो है कि उसमें सभी आवृत्तियों पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए, लेकिन इसमें एक दहली आवृत्ति का हमें कॉन्सेप्ट मिला है कि इसमें दहली आवृत्ति का अस्तित्व होता है। दहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति पर ही हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। यह भी तरंग सिद्धांत की कमी रह गई थी। तीसरी जो कमी थी वो थी समय पश्चता वाला टॉपिक। उसमें क्या था कि इसमें समय लगना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु पृष्ठ से बाहर निकलता है, उसमें हमें समय लगना चाहिए, लेकिन इसमें समय नहीं लगता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से हमें पता चलता है कि इसमें समय नहीं लगता है, ये इसकी असफलताएं थी। फिर इसमें हम देखते हैं फोटोन क्या उदाहरण। अब हमें पता होना चाहिए फोटोन क्या होता है।
फोटोन एक विकिरण से संबंधित कण है, यह पदार्थ का कण नहीं है। फोटोन क्या है? फोटोन एक विकिरण से संबंधित कण है, यह पदार्थ का कोई कण नहीं है। फोटोन है ऊर्जा का छोटे छोटे पैकेट है, इनका वैसे कोई अस्तित्व या इनका कोई रियल इनका द्रव्यमान नहीं माना जाता है। शून्य इनका जो द्रव्यमान है वो शून्य माना जाता है, और ना ही इनके पास कोई आवेश माना जाता है। ये आवेश रहित होते हैं, और ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, जो कि एक विकिरण का कण है। यानी जो प्रकाश की जो किरण है वो फोटोन के रूप में गति करती है, और जो फोटोन होता है वो एक ऊर्जा का पैकेट होता है, जिसके पास ऊर्जा और संवेग माना जाता है। उसके बाद में है कि प्रत्येक फोटोन के पास ऊर्जा कितनी होती है। फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर एच न्यू होती है। E बराबर एच न्यू। एच यहाँ पर एक प्लांक नियतांक है, जिसका मान है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड। इसके बाद है फोटोन का जो संवेग, यानी फोटोन के पास जो संवेग होगा वो होगा P बराबर E/c। यहाँ पर हम E बराबर मानते हैं एच न्यू, तो यहाँ पर E बराबर एच न्यू भी हम लिख सकते हैं, तो P बराबर एच न्यू अपॉन C भी हम लिख सकते हैं। फिर है प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या, N बराबर P/E, यानी सेकंड इनवर्स। फिर है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता क्या है कि इकाई समय व इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले फोटोनों की संख्या को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। यानी जो हमारा प्रकाश है वो हमें पता है अनुप्रस्थ गति करता है इस तरह, तो ये जो गति कर रहे हैं, जो कण गति कर रहे हैं, इनके पास कण यानी जो हमारे पास फोटोन है वही तो है। अब जो फोटोन है वो प्रति सेकंड गुजरे, और प्रति इकाई समय और प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले फोटोनों की संख्या को हम प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। इसके बाद है आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो आइंस्टीन ने हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की एक समीकरण दी है, जो काइनेटिक एनर्जी बराबर है एच न्यू, यानी फोटोन की जो ऊर्जा है वो -5 नोड। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर E-5 नोड। यानी जैसे कि हमारे पास ये कोई धातु पृष्ठ है, अब जो फोटोन आ रहा है, फोटोन के पास जो एनर्जी है वो क्या है? E बराबर एच न्यू। अब जो फोटोन है वो एनर्जी देगा जैसे कि इस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जो धातु पृष्ठ के सतह तक पहुंचेगा, इसमें हमें कार्य फलन, जिसे हम बोल रहे हैं कार्य फलन, यानी इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ तक पहुंचने में आवश्यक जो ऊर्जा है उसे हम कार्य फलन कहते हैं। यानी ये इस ऊर्जा में से ये इतनी ऊर्जा तो इसे धातु पृष्ठ तक आने में ही खर्च हो गई। इसके बाद ये जो बाहर निकलेगा तो इसके लिए आवश्यक होगी गतिज ऊर्जा, जो बाकी की जो ऊर्जा है वो हमें गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगी। तो हम इस समीकरण को इस तरह लिख सकते हैं, E बराबर, यानी जो हमारी कुल ऊर्जा है वो हमें 5 नोड, यानी एक तो कार्यफलन के रूप में काम आ रही है, एक हमारी आ रही है गतिज ऊर्जा के रूप में। E बराबर 5 नोड प्लस काइनेटिक ऊर्जा। हमें काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से अगर सूत्र निकालना है तो हम लिख सकते हैं E माइनस 5 नोड। अब काइनेटिक एनर्जी हम जो गतिज ऊर्जा है हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में लिख सकते हैं, और जो कुल ऊर्जा है वो एच न्यू है, और कार्यफलन है उसे एच न्यू नोड लिख सकते हैं। न्यू नोड का मतलब है दहली आवृत्ति। अब ये इसमें हमें आवृत्ति और एनोड विभव, जो हमारा विभव है उसके मध्य ग्राफ है। निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाशिक धारा बढ़ती है। आपतित प्रकाश की, ये हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, यही बात है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता हम बढ़ाएंगे तो प्रकाशिक धारा बढ़ती है, लेकिन तीव्रता पर गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है, ये ध्यान में रखना है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अब गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। फिर इसमें है कि गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तात्क्षणिक अभिक्रिया है, यानी इसमें कोई भी समय पश्चाता नहीं है, यानी टाइम नहीं लगता। जो इलेक्ट्रॉन यानी जो प्रकाश से जो ऊर्जा आती है, यानी जो फोटोन है वो जब भी धातु पृष्ठ पर गिरेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तात्क्षणिक अभिक्रिया होगी, यानी उसी समय तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। ये आइंस्टीन के जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी व्याख्या का जो निष्कर्ष है वो है ब्रोगली परिकल्पना। डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है? डी ब्रोगली की परिकल्पना है कि जिस तरह विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, यानी जो हमारी प्रकाश किरण है, जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, इसकी द्वैत प्रकृति होती है, एक कणीय प्रकृति और एक तरंगीय प्रकृति। उसी प्रकार कण की, यानी कोई भी पदार्थ की भी हमेशा दो प्रकृति होती है। यानी जो कण है वो अस्थिर अवस्था में कणीय होता है, यानी जो पदार्थ है वो स्थिर अवस्था में हमें कण या पदार्थ दिखता है। अगर वो गतिशील अवस्था में है तो उनसे एक तरंग संबंधित होती है, तरंगीय प्रकृति भी एक कण रखता है। तो इसके लिए हमें जो तरंग की जो कण है या जो पदार्थ है उसकी जो तरंगीय प्रकृति है उसकी तरंग धैर्य का सूत्र होता है लैम्डा बराबर h अपॉन p। p बराबर हम लिख सकते हैं mv, तो h अपॉन में mv।
इस सूत्र को हम और भी प्रकार से लिख सकते हैं। लेमडा बराबर एच अपॉन में अंडर का 2m के है काइनेटिक एनर्जी, यानी ये गतिज ऊर्जा के रूप के अंदर सूत्र है। और ये हमारा क्यू वी, गतिज ऊर्जा को हम क्यू वी भी लिख सकते हैं। लेमडा बराबर एच अपॉन में अंडर 2m क्यू वी, यानी कोई आवेश है, अगर आवेश और वी यानी वोल्टेज के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं।